हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू के एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यू के एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लाए हैं, जो कि कम टाइम में आपके सिलेबस को कवर करेंगे और जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत है या नहीं। चलिए, तो हमारे इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर यूरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। यूरोथर्मल, यूरोथर्मिक कुछ भी आ जाए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यूरीथर्मल, तो देखिए यहाँ पे ना मैंने दो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। मान लीजिए यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस आ जाता है तो आप ये लिखेंगे, और यदि केवल इसका या इंडिविजुअल इसका पूछ लिया जाता है सेपरेट तो भी आप यही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक साथ आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। तो देखिए, दीज आर ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट। मतलब यदि हम लंबी सा एक टेम्परेचर की स्केल बना दे, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस की एक लंबी सी एक रेंज बना दे, तो वो एनिमल जो कि इन सारी रेंज वाले टेम्परेचर को झेल सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। लेकिन जबकि स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि केवल छोटी ही रेंज को में सरवाइव कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए यदि वो 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव करेंगे, यदि 10 से 12, 15 हो गया तो वो धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगेगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्टेनोथर्मल। अब देखिए, जो यूरीथर्मल होंगे ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड कोस्टल वाटर्स। कोस्टल वाटर मतलब कोस्टल एरिया में जो लोग रहेंगे वो, जैसे एग्जांपल के लिए गोट, मैन यानी ह्यूमंस, काऊ, मतलब जो बड़े एनिमल होंगे उनको हम रखेंगे यूरीथर्मल में। जबकि स्टेनोथर्मल में जैसे कोरल रीफ्स क्यों खत्म होते जा रही है अभी, क्योंकि वाटर का जो समुद्र का टेम्परेचर है वो 0.5, 0.1 की स्पीड से वो गर्म हो रहा है, ठीक है। गर्म हो रहा है तो वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी, ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स जो है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टेनोथर्मल जो कि जिनकी जो टेम्परेचर की रेंज बहुत शॉर्ट होती है, जबकि स्टेनोथर्मल की रेंज काफी बड़ी होती है, ठीक है। आप जैसे नाम लिखे हैं गोट, काऊ, मैन, कोरल रीफ्स, इनका आप छोटा छोटा सा डायग्राम भी चाहें तो बना सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। अगर टू स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन है, यदि मान लीजिए सेम स्पीसीज हुई, जैसे कि ये बतख हैं, ये डियर हिरन है, ठीक है, तो इनको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ठीक है। जबकि या फिर इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, जबकि इंटर में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। ये पहला अलग होगा, दूसरा अलग, पहला अलग होगा, दूसरा अलग होगा, ठीक है। तो दो स्पीसीज के बीच में होने वाली इंट्रैक्शन को बोलेंगे इंटर स्पीसीज इंट्रैक्शन। और मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया जाता है टू सेम स्पीसीज, तो यहाँ पे इंट्रा इंट्रैक्शन आ जाता, ठीक है। इंट्रा मतलब सेम और इंटर मतलब डिफरेंट। चलिए, नेक्स्ट को, अच्छा यहाँ पे ना आप एग्जांपल भी दे सकते हैं किसी भी चीज का जो आपको सही लगे इस डायग्राम में से दे करके। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो स्पीसीज हैं, ये स्पीसीज इसके ऊपर आकर के रहे और पूरा फायदा उठा ले, लेकिन इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कोई, लेकिन लाभ किसको हो रहा है? इस वाली को। सेम ऐसा इसमें देखिए, जैसे कि ये जो वेल फिश है, इसके ऊपर ये देखिए छोटे छोटे से कुछ एनिमल चिपके हुए होते हैं। ये क्या करते हैं, अपना खाना आसानी से जहां जहां वेल जाती है अपना अपना खाना खाते जाते हैं, या फिर वेल के ऊपर की जो गंदगी है उसको ही खाते जाते हैं, वही उनका खाना होती है। इससे वेल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? इसको हो रहा है। जैसे ये देखिए, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, एक ये आम का पेड़ है बेसिकली, तो आम के पेड़ के ऊपर कुछ ऑर्किड के प्लांट सूख जाते हैं, तो ये आम का पेड़ जो भी अपना खाना बनाएगा उसको ये ऑर्किड ले लेगा, आम के पेड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल, आप चाहें ये डायग्राम ना बना करके यदि आप यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो कमेंसलिज्म का मतलब होगा कि दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को तो बेनिफिट मिले लेकिन दूसरी जो है अनअफेक्टेड रहे, उसको कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप वेयर स्पीसीज जनरेशन पॉइजनस, मतलब यहाँ पे दो स्पीसीज के बारे में बताना है जिसमें से एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज के ऊपर जो है हार्मफुल इफेक्ट डालेगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उसको क्या बोलेंगे, तो पैरासिटिज्म बोलेंगे क्योंकि रिलेशन पूछा है, और इस पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये मच्छर है, हमारी स्किन पे बैठ के हमारे ब्लड को सक करेगा, तो ये हार्मफुल टॉक्सिन्स हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर देगा, इसलिए इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म, और इस पर्टिकुलर को बोलेंगे पैरासाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब होगा कि हम हर तरीके से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एकदम मेंटेन करके रखें। ठीक है, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस और 70% वाटर है, लेकिन यदि मान लीजिए 70% वाटर से मान लीजिए 60, 50, 30, 40% वाटर हो गया, तो क्या हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत खराब होने से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा, अप डाउन होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पानी को पी करके और हमने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा, इसी को बोलेंगे होम्योस्टैसिस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब शॉर्ट आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो एस्टिवेशन क्या होता है, एस्टिवेशन का मतलब होगा, जैसे देखिए मेढक है, ठीक है, अभी बारिश के टाइम तो बाहर है क्योंकि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, सनलाइट है, अभी बरसात के टाइम में ये बिल्कुल सही है इसके लिए। लेकिन जैसे ही बारिश निकल जाए, सर्दी आने लगे, तो सर्दी में क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर बहुत ही कम होगा और ये उस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो गर्मी के लिए ये कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर चले जाएंगे। अच्छा, जमीन के अंदर चले जाएंगे तो खाएंगे क्या, तो ये क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर लेते हैं, और जो सांस है वो स्किन से लेते हैं, तो इस कारण से लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। अब क्या होगा, जैसे गर्मियों के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ठीक है, पानी की कमी हो जाएगी, तो ये क्या करेंगे, और डीप चले जाएंगे, तो ये मतलब अपने आप को इसके अंदर रखेंगे। फिर जैसे ही बारिश का टाइम आएगा, फिर यहाँ से निकल करके सरफेस पर आ जाएंगे, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, ये हो गया, स्नेल हो गई, ये आपको बरसात की बारिश के अलावा अब कभी नहीं दिखेंगे, तो गायब हो जाते हैं, गायब नहीं होते, ये कहाँ रहेंगे, जमीन के अंदर रहेंगे, अर्थ के नीचे रहेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि जब जो गर्मी आती है तो उसमें समर में क्या होगा कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एडजस्ट करने के लिए अपनी जमीन के अंदर चले जाएंगे। बस इसी प्रोसेस को बोला जाता है समर स्लीप, या मतलब ग्रीष्म निद्रा, या फिर एस्टिवेशन। ठीक है, आप डायग्राम यदि बनाना चाहें तो रफ डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर जो है अगर पूरे नंबर गेन करने हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, और इसके सिम्टम्स लिखने हैं। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब होगा, जैसे देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, अब जो लोग ट्रैकिंग करते हैं तो वो इसके ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम जाते जाते हैं एयर का प्रेशर बढ़ता जाता है, क्या होगा, बढ़ता जाए, एयर प्रेशर बढ़ने के कारण हमारी बॉडी, क्योंकि इसकी हैबिचुअल नहीं है, इसलिए इसकी बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, मतलब कि लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी तो इसका इफेक्ट ये होगा, हेडेक हो जाएगा, ठीक है, सिर दर्द होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, ठीक है, वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा, ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये केवल हाई एल्टीट्यूड पे जाने के कारण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मराइन एंटिटीज, मतलब जो समुद्र के पानी में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं वो कम होती हैं, जबकि जो फ्रेश वाटर में होती हैं वो ज्यादा होती है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होगी, एक बड़ा सा सर्कल होता है, वो बंद चालू होता रहेगा, क्लोज ओपन होता रहेगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, पानी को अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो ऑस्मो रेगुलेशन करती है फ्रेश वाटर में। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि पानी, बॉडी से पानी को बाहर निकालना, ठीक है, स्किन के थ्रू। अब देखिए ये क्या करेगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक वाटर मतलब मीठा पानी अभी तक जो है, ठीक है, वो है,
इसमें क्या करेगी, जो ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगी, अब पानी को जो एक्सेस वाटर उसको बाहर भी निकालना है, ठीक है। तो वो उसके वाटर बैलेंस मतलब उस फिश के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखती, जबकि जो मैराइन फिशेस होते हैं उनमें वो उनका जो पानी होता है अंदर का वो भी क्या होता है, हाई सैलिनिटी, हाई कंसंट्रेशन वाला होता है, जिसके कारण में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। देखिए जैसे ये देखिए, ये मराइन फिश है और ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। फ्रेश वाटर फिश में देखिएगा वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसमें क्या होगा, वाटर लॉस क्या होगा, स्किन के थ्रू होगा। खाना यहाँ से आएगा, ठीक है, और ये यहाँ से ड्रिंक सी वाटर, यहाँ से ये खाना खाएंगे, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन और इसमें है कॉन्ट्रैक्टेड सेल्टी यूरिन, मतलब इन दोनों में काफी डिफरेंस है। आप चाहें तो ये वाला डायग्राम बना दें अपने एग्जाम में तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे प्लांट्स की लिस्ट बनानी है इसमें, ठीक है, कि वो कहाँ पाए जाते हैं, सरफेस में या कैसे कैसे। तो पहला है फ्री फ्लोटिंग, मतलब एक एक एग्जाम्पल लिखना है, सिंपल सा। फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल रूटेड सबमर्ज, फ्री फ्लोटिंग मतलब जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। रूटेड सबमर्ज मतलब है कि उनकी जो रूट है वो तो नीचे पानी के अंदर होगी लेकिन वो फ्लोट करेंगे। रूटेड एमरजेंट, रूटेड एमरजेंट का मतलब है कि इनकी जो रूट है वो नीचे जो तल में जो मिट्टी होगी उसमें होगी। रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स, रूट तो होगी लेकिन लीव्स उसकी बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। तो इसके अनुसार पे आपको एक टेबल बनानी है। तो ये एग्जाम्पल दिए, जैसे सबमर्ज्ड मतलब जो पानी के ऊपर तैरेंगे, एग्जाम्पल है हाइड्रला, नेम्फिया, रूटेड विथ फ्लोटिंग लीव्स। फ्री फ्लोटिंग लेमना, रूटेड सबमर्ज्ड वेसिलिनेरिया, ठीक है। रूटेड एमरजेंट है टाइफा। तो ये कुछ नाम हैं और इनके आप चाहें तो एक एक दो दो भी याद रख सकते हैं, एक नहीं तो दो तो कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको डेंसिटी के हिसाब से पर यूनिट में क्या लिखते हैं वो आपको बताना है। जैसे बैक्टीरिया को पर यूनिट में क्या लिखेंगे, तो इसको वॉल्यूम पर नंबर यूनिट, मतलब जैसे ये है, देखिए बैक्टीरिया का ये है, तो ये बैक्टीरिया पर यूनिट में कितने हैं, कितना वॉल्यूम है, डेंस है कम डेंस है, इस तरीके से, ठीक है। अब है बनियान, ट्री है, अगर ट्री है तो वो एरिया के हिसाब से, रीजन के हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। तो बायोमास या फिर एरिया पर यूनिट, जैसे 1 किलोमीटर के दायरे में या फिर 1 मीटर के दायरे में कितने बनाना के पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, डियर का, तो डियर है एरिया, क्योंकि डियर जहाँ पे रहेगी वो जंगल होगा और वो इस एरिया स्क्वायर पर मीटर एकड़ के हिसाब से होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, नंबर काउंटिंग होगी, तो नंबर पर एरिया। फिश जो है वेट पर एरिया, कि एक एरिया में कितनी वेट वाली फिशेस हैं, मतलब छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, बड़ी वाली मछलियां कौन सी मछली, ठीक है। तो ये कुछ उनके यूनिट है और ये केवल समझने के लिए है। जैसे प्लांट्स हो गए, ये फिश हो गई, तो कहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटी मछलियां मिलेंगी, फिर बड़ी, फिर उससे छोटी बड़ी, तो इनको वेट के हिसाब से देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री लाइन को डिफाइन कीजिए। ट्री लाइन क्या होगी कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे पेड़ लगे हैं, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर जाकर के एनवायरनमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है तो ये वाले प्लांट वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ के प्लांट उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ग्रो करेंगे। तो यहाँ के प्लांट और 1 किलोमीटर दूर के प्लांट दोनों में डिफरेंस होगा, उसी को बोलते हैं ट्री लाइन। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन ये एक लाइन है, इस लाइन के यदि अपन थोड़ा सा भी आगे गए तो ये जो डेंसिटी है ये थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे थोड़ा कम हो जाएगी, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे पूरा रेत ही रेत यानी रेगिस्तानी रेगिस्तान दिखेगा, ठीक है। तो जो ट्री लाइन है, ट्री लाइन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर ट्री की जो ग्रोइंग मतलब जो ग्रोथ है वो उसके एनवायरनमेंट पे डिसाइड करेगी। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे प्लांट जो है वो अलग होंगे, कोल्ड रीजन में अलग होंगे, साउथ तरफ जाएंगे वहाँ अलग होंगे, और जो मैग्रोव प्लांट हैं वो अलग होंगे। तो रीजन के हिसाब से प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, बस उसी को बोलते हैं ट्री लाइन, ठीक है। चलिए आप चाहें तो ये वाला डायग्राम बिल्कुल बना सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिफरेंस लिखना है एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स के बीच में। चलिए एक्टोथर्म्स क्या होते हैं? एक्टोथर्म्स मतलब होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ये ज़्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ा तो ये फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनका ये जो है थोड़ा सा ठंडे ब्लड वाले होंगे, जबकि जो एंडो वाले होंगे एंडोथर्म्स वो थोड़ा गर्म खून वाले होंगे, जैसे मैमल्स हैं, ठीक है, या फिर बर्ड्स हैं। अब टेम्परेचर वेरी सराउंडिंग टेम्परेचर, इनका बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से मैटर करता है, जबकि इसमें हम मेंटेन कर लेते हैं अपने अनुसार बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है। जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स ये सारे एक्टोथर्म्स में आते हैं और एंडोथर्म्स में जैसे मैमल्स और बर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये डायग्राम है, तो आप जैसे एक्टोथर्म्स में एक्टोथर्म्स में ही आते हैं, जैसे स्नेक हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये अपन इनमें क्या होगा कि यदि हम टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दें तो ये अपने हिसाब से अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन ये जो है ये अपने हिसाब से अपनी बॉडी को के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यदि मेंटेन नहीं कर पाए तो इनकी डेथ हो जाएंगी और ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में या फिर एंडेंजर्ड कैटेगरी में ये शामिल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें इनके एग्जाम्पल बताना है। जैसे केमिकल डिफेंस एजेंट कौन है? तो केमिकल डिफेंस एजेंट है कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, मतलब ये जिसकी बॉडी में होगा तो केमिकल यदि कुछ करता भी है, मतलब जो जैसे कोई भी मतलब जो पहली स्पीसीज है यदि दूसरी स्पीसीज पर अटैक करेगी तो यदि ये केमिकल होगा उसके बॉडी में तो उसको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्रेडेटर एनिमल कौन है? प्रेडेटर एनिमल लॉयन है, आप इसमें कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं। माइग्रेटरी एनिमल, तो माइग्रेटरी एनिमल है डॉल्फिन, ठीक है, जो अपने टेम्परेचर के हिसाब से कहीं पे भी मूव कर जाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन है? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड है मॉस्किटो लार्वा चेक्ड बाय द गम्बूशिया फिश, मतलब हमें किसी चीज को कंट्रोल करना है तो हम बायोलॉजिकल ले रहे हैं। तो जैसे जो मच्छर के लार्वा होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई गड्ढा है, यहाँ पानी भरा है और मच्छर ने अपने लार्वा एग्स ले कर दिए हैं, तो हम यहाँ पे गम्बूशिया फिश को ला करके डालेंगे, वो सारे लार्वा को खा जाएगी और पानी जो है क्लीन हो जाएगा, ठीक है। फिर है फाइटोफेगस एनिमल, फाइटोफेगस एनिमल में बटरफ्लाई आएगी। कैम्यूफ्लेज्ड एनिमल में आएगा कैमलिन, ठीक है। इसमें कैमलिन एनिमल मतलब जैसे गिरगिट वगैरह हैं जो कि किसी भी कलर में अपनी बॉडी के कलर को उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये है। तो ये दिए हैं, इनके एग्जाम्पल आपको लिखना है, जरूरी नहीं कि आप इन्हीं एग्जाम्पल को लेके, मेथड तो बता ही दिए मैंने, आप अपने हिसाब से यदि जैसे प्रेडेटर एनिमल आप लॉयन ना लेकर के कुछ और भी ले सकते हैं, टाइगर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यदि ह्यूमन पॉपुलेशन का सेंसस हमें निकालना हो, जैसे हर 10 साल में जनगणना होती है, यदि हमें वो निकालनी होती है तो हम किन किन टॉपिक को लेकर के और फिर हम अपना रिजल्ट शो करते हैं। तो पहला है सेक्स रेशो, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, तो इससे पता चल जाता है कि कितने का रेशो है, ठीक है। अब इसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे 0 से लेके 5 ईयर के कितने बच्चे हैं, 25 से लेके 30 ईयर के कितने हैं, उनको कितनों को जैसे, ठीक है, तो इस तरीके से एज मैटर करती है। फिर है नेटैलिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब जैसे कि मान लीजिए 2023 या 24 में कितने लोगों ने जन्म लिया और कितने लोग मरे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि डेथ रेशो कितना हो रहा है या फिर बर्थ रेट जो है वो कितनी हो रही है, उस हिसाब से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, इन सारे फैक्टर्स पे हम इस तरीके का ग्राफ बना, जैसे ये अभी जा रहा है, मान लीजिए फिर एक टाइम ऐसा आएगा स्लो हो जाएगा, फिर हम नीचे जाने लगे, जैसा कि जापान के साथ में हो रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर हैं जिनके बिहाफ पे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है? जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का मतलब है कि जितने जन्म रहे हैं उतनी की ही डेथ हो रही है, उसको बोलेंगे जीरो ग्रोथ रेट, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे नाइजीरिया का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जैसे जन्म दर बढ़ती जा रही है, ठीक है, अब यहाँ पे धीरे धीरे करके अब कोई जन्म नहीं ले रहा है तो ये यहाँ पे इक्वल हो रहा है, ठीक है। जैसे जापान में भी क्या हुआ कि एक टाइम पे बैन लगा दिया कि नहीं बच्चे पैदा नहीं होंगे या फिर होंगे तो 1 या 2 होंगे, जैसे चाइना में, ठीक है, चाइना ने बैन लगा दिया, 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी, एक बच्चे के अलावा दूसरा बच्चा पेरेंट्स कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे उधर पे क्या हो गया है, बर्थ रेट
एक तरीके से स्टेबल हो गई है। अब यदि बर्थ रेट नहीं बढ़ेगी तो पॉपुलेशन भी नहीं बढ़ेगी, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। मतलब जैसे कि ये रोजगार यदि चाहिए है या फिर देना है, मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसे की कमी आ जाएगी। तो अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को हटा करके वापस से 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर से ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके रिजल्ट 10-20 सालों में दिखाई देंगे, सडनली नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये थे हमारे कुछ वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यदि आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसे प्रीवियस और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।